अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ ये हैं हंसते मुस्कुराते इमरान हसन और ये हैं थोड़ी सी अनफिट अनमला हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से, आपके दिन का आगाज हो चुका है, नहीं हुआ तो होने वाला है। और मौसम थोड़ा सा तब्दील हो रहा है। आज सुबह इट इज अ प्लेजेंट मॉर्निंग एक्चुअली। हाँ, इट्स स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज़ हल्के हल्के बादल और मुझे लगता है कुछ इलाकों में हल्की सी बारिश भी हुई होगी। अच्छा, कल रात को भी। हाँ, तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा, लेकिन हम उस चेंज का इंतजार करें जिस चेंज के बाद थोड़ी सी आपको खुनकी महसूस हो और आप जाके अपनी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कोई जैकेट या कुछ ऐसी चीज निकाले और पहन लें। वेट ही करें अभी, क्योंकि ये नवंबर दिसंबर में जाके आपको सुना है वैसे इस दफा सर्दियां भी उतनी सख्त होंगी जितनी सख्त गर्मियां थी यहाँ, क्योंकि हर मौसम के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन। आप मुद्दे की बात पे आए, आप बन रही है आहिस्ता आहिस्ता माहौल बना रहे हैं ना। मुद्दे की बात पे आए, मैच जीते आप, सीधा सीधा बात पे। मैच तो बहुत ही कमाल हो गया। मतलब कल हमने थोड़ी सी तनकीद की थी बाबर आजम के ऊपर और थोड़ी सी तनकीद की थी हमने बैटिंग के ऊपर। तो ज्यादा सीरियस हो गए हमारे प्लेयर्स तो, और इतना सीरियस ले गए, मतलब आपने 10 विकेटों से ही 200 रन ही बना लिया आपने और बाबर आजम ने सेंचुरी कर ली, मतलब 62 गेंदों के ऊपर। ऐसे होता है। तो अल्लाह करे आपको ऐसा गुस्सा रोज आए, अल्लाह करे आप ऐसा फॉर्म। वैसे ब्रिलियंट मैच, जबरदस्त क्रिकेट माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। डरना है हमने थोड़ा सा, डरना किससे नजर न लग जाए हमें। लेकिन बहुत जबरदस्त कमबैक था। बॉलिंग पाकिस्तान की फिर भी थोड़ी मार हमें पड़ गई बॉलिंग के अंदर, कैचेस में भी वो हमने रीत नहीं छोड़ी। लेकिन फाइनली बाबर का वापस आना वाज द न्यूज और लोग बड़े खुश हैं इस पे। ट्विटर पे जी किंग बाबर आजम और वेलकम बैक कैप्टन के ट्रेंड चलते रहे और बहुत लोग कल खुश नजर आए, क्योंकि बाबर आजम काफी मैचेस के बाद अपनी फॉर्म में हमें वापस नजर आए। उन्होंने जो सेंचुरी स्कोर की उसके बाद वो खुद भी थोड़ा रिलैक्स फील करे और रिजवान और उनकी जो पार्टनरशिप रही वो भी बहुत धमाकेदार धुआंधार रही, जिसने जो कह लें नए रिकॉर्ड भी बना। अच्छा, पहले ही होता था कि ट्विटर नहीं होता था तो प्लेयर्स इतना खुल के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते थे। कल शाहीन शाह अफरीदी ने एक ट्वीट किया, आपने देखा होगा, जिसपे उन्होंने भरपूर तनकीदी एक ट्वीट पहले लिखा कि इन्होंने तो आखिरी ओवर तक ले गए। हाँ, सरकास्टिक उसको, और आखिरी ओवर तक ले गए, इनको तो पहले खत्म करना चाहिए था, ये तो सेल्फिश होके खेलते हैं। देन ये अप्रिशिएटेड। तो उन्होंने बेसिकली टॉन्ट किया उन लोगों को जो कि इन पे तनकीद करते हैं। भाई तनकीद तो अपनी जगह पे ठीक थी, तनकीद पे तो इस पे कोई दो राय नहीं है जब चीजें ठीक नहीं होंगी, लेकिन जब ठीक होंगी तो फिर तारीफ भी होगी ऑब्वियसली। और हम पहले कहते हैं कि सिर्फ जीत से हमें मतलब नहीं, हमें अच्छी क्रिकेट से मतलब है। और कल बहुत ही जबरदस्त, कल वो कमिटमेंट नजर आ रही थी। और कल बाबर आजम ने फिर जो रिकॉर्ड थोड़ा ब्रेक आया था ना, रिकॉर्ड एक और बना लिया। उन्होंने T20 इंटरनेशनल में 2 सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले पाकिस्तानी प्लेयर भी बन गए हैं। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जानिब से 9 सेंचुरीज का एजाज भी बाबर आजम रखते हैं और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर करने वाले बाबर आजम पाकिस्तान की जानिब से पहले कैप्टन भी बन चुके हैं। तो ये जो हम इतनी देर से क्रिकेट की बात कर रहे थे ना, ये हम इंट्रो दे रहे थे, अभी हमने सेगमेंट में भी इस पे बात डिटेल तो बात अभी मतलब हम खुशी, जब हम इतना मनाते हैं तो खुशी तो ज्यादा मनानी चाहिए जी। दिस इज अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और इसके अलावा हमने मजीद बातें भी करनी है आपसे। आज साइन लैंग्वेज का डे भी है, उस पर भी आगे जाके बात करेंगे। फिल वक्त हम बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की जानिब, बात करते हैं सैलाब की तबाहकारियों की। जी, बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। तो मुतासरीन के मसाइल हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। हर गुजरते दिन के साथ, हर बढ़ते लम्हे के साथ हालात संगीन से संगीन होते चले जा रहे हैं। अक्सर इलाकों में ताहाल कई फीट पानी मौजूद है, जिससे ताफुन फैल रहा है। और जो वबाई अमराज के हवाले से बात करें वो भी फूटना शुरू हो गए हैं। सरकारी तखमीनों के मुताबिक मुल्क भर में अगर हम बात करें 481 अरब रुपए की फसलें और अजनास तबाह हो गई हैं, जबकि मुतासरा इलाकों की बहाली के हवाले से और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए 10 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम जो है वो दरकार है। आलमी इदारे बार बार खबरदार कर रहे हैं कि मुतासरीन की बर वक्त इमदाद ना की गई तो सेहत और फूड सिक्योरिटी का बहरान भी जन्म ले सकता है। अदाकारा एंजेलिना जोली भी मुतासरा इलाकों के दौरे पर हैं। उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए दुनिया भर से डू मोर का मुतालबा करते हुए खबरदार किया है कि पाकिस्तानी सैलाब दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। एग्जैक्टली अगर मुतासरीन की फौरी इमदाद न की गई तो बच जाने वाले भी नहीं बचेंगे। एंजेलिना ने ऐसा भी कहा, कल उनको ब्रीफ भी किया गया था। हमारा जो सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग यूनिट है वहाँ पे। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है, इसका इजलास न्यूयॉर्क में जारी है। आप सबको मालूम है आलमी रहनुमाओं की जानिब से पाकिस्तान की इमदाद की ताउन की यकीनदानियाँ तो कराई गई हैं, कराई जा रही है मुसलसल। आज इट्स एन इंपॉर्टेंट डे चूँकि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खिताब करेंगे और दुनिया
को आगाह करेंगे अपने तौर पर कि किस तरीके से सैलाब ने तबाह किया है सिंध को, पंजाब को, पाकिस्तान को। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी इस हवाले से एक अहम बयान सामने आया है इसी बारे में, और वो कहते हैं कि हम दुनिया से भीख या इमदाद नहीं, हम माहौलियाती इंसाफ चाहते हैं, हमें माहौलियाती इंसाफ चाहिए। यहाँ अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की हंगामी अपील पर भी आलमी बरादरी की जानिब से वादे तो बड़े किए गए, लेकिन अभी सिर्फ $6 करोड़ मिले हैं, विच आर नथिंग, क्योंकि 481 अरब की तो सिर्फ हमने आपको फसलें अभी बताई हैं जो तबाह हुई हैं, और अभी लगा है, मतलब कहाँ $40 बिलियन और कहाँ ये जो रकम बताई जा रही है। इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने जी अगले महीने से दोबारा अपील करने का फैसला किया। लगता है ऐसा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर भी कोई रिस्पांस आगे से नहीं आ रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है और हमारे सीनियर एंकर पर्सन रहमान अजहर साहब हमें ज्वाइन कर। बिल्कुल, रहमान अजहर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। रहमान ने चूंकि सैलाबज़दा इलाकों का दौरा भी किया है, रहमान से जान लेते हैं। रहमान, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि बार बार रिपोर्ट हो रहा है कि हर तरफ तबाही ही तबाही है। आपका क्या तजर्बा रहा, आपने क्या ऑब्जर्व किया और आप किन किन इलाकों में गए? अब देखिए, सिंध के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर हम गए हैं, ऐसा लगता है कि सिंध का जो फ्लड है इस वक्त पाकिस्तान में वो फोकल पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि ये इलाके जहाँ पर हम गए हैं, दादू है, लाड़काना है, खैरपुर है, कमर, शहदादपुर, नसीराबाद, ये वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सैलाब से बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। और इसमें ये सैलाब वाली जो सूरत हाल है, यहाँ पर बारिशें भी हुई हैं और फिर ओवरफ्लो भी, जिसको हम कहते हैं ना दरियाई सैलाब या नालों का सैलाब भी वहां पर है। और ये सूरत हाल कमोबेश 1 महीने से है। अब जितना वक्त गुजरता जा रहा है, सूरत हाल बेहतर होने की बजाय वो अबतर होती जा रही है, क्योंकि लोग वहां पर सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं, खेमे किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। अपनी मदद आपके तहत वो कहीं ना कहीं से अपना खाना पीना तो कर रहे हैं, लेकिन वो जितनी देर तक इस तरह से बैठे रहेंगे छत के बगैर और उनके जो गांव हैं, उनके घर हैं, वो पानी के अंदर हों, तो ये सूरत हाल मजीद खराब होती जाएगी। बहरहाल सूरत हाल वहां पर बड़ी तशवीशनाक है और मेरा ख्याल है कि बहुत ही हंगामी बुनियादों पर इस वक्त सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जो सैलाब की सूरत हाल है उससे निपटने की जरूरत है। जी, चूंकि आप रिलीफ कैंप्स का जिक्र कर रहे हैं, तो कितने रिलीफ कैंप्स हैं जो कायम हुए हैं? और ये सवाल तो बहुत टिपिकल है, बट आप चूंकि होके आए हैं, आपकी आंख जो देख के आई है वो हमारी आंख नहीं देख सकती। हम चाहते हैं कि आपकी मालूमात से हम फायदा उठाएं। कितना रिलीफ मिल रहा है? इमदादी सरगर्मियां कितनी तसल्ली बख्श हैं आपके ख्याल में? देखिए, रिलीफ कैंप आप 2 तरह के हैं। एक तो वो हैं जो फलाई तंजीमों ने वहां पर हमने देखा बनाए हुए हैं, दूसरा सरकारी रिलीफ कैंप्स भी हैं। ये लोग पहले स्कूलों के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन अब क्योंकि ये अरसा बड़ा लंबा होता जा रहा है, अभी इनके इलाकों से पानी उतरने का कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे, तो फिर इनको हुकूमत ने अपने जो कैंप, जो खेमा बस्तियां हैं, वहां पर इनको जो है वो मूव कर दिया। तो पहले ये वहां पर थे, अब ये सरकारी कैंपों के अंदर हैं, फलाही तंजीमों के कैंपों के अंदर हैं। लेकिन इमदादी सरगर्मियां, स्केल इस डेवस्टेशन का, इस डिस्ट्रक्शन का इतना ज्यादा है कि इमदादी सरगर्मियां इस वक्त हो रही हैं, जो की जा रही हैं, वो ऐसा लगता है वो नाकाफी हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, देखिए यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो सैलाब है, बारिशें हुई, इससे डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ी तादाद में हुई है। और ये डिस्प्लेसमेंट कोई एक जिले के अंदर नहीं हुई, 2 जिलों के अंदर नहीं हुई। सुबह सिंध के 20 से ज्यादा अजला हैं जहां पर जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हुए। तो डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ी तादाद में, और मेरा ख्याल है इमदादी सरगर्मियों का स्केल इतना ज्यादा है कि हुकूमत कुछ कर ले, ये फलाई तंजीमें कुछ कर ले, इस सब के बावजूद जो आप कह रहे हैं कि रहमान डिस्प्लेसमेंट तो बड़े पैमाने पे हुई है और इस हवाले से ऑब्वियसली चीज़ें मैनेज करना भी एक चैलेंजिंग टास्क है। दूसरी जानिब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के हवाले से भी हम बात करें, वबाई अमराज इधर इन इलाकों में फूट रहे हैं। लोग डेंगू के हवाले से बात करें, मच्छरों के काटने से, सांपों के डसने से इफेक्ट हो रहे हैं। सेहत से रिलेटेड कोई कैंप लगाया गया है या इस हवाले से कोई इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, वबाई अमराज यकीनन वहां पर फैल रहे हैं, क्योंकि पानी वहां पर अब तकरीबन 1 महीना हो गया है। बारिशों का सिलसिला तो उससे पहले शुरू हुआ था, लेकिन जो लास्ट स्पेल बारिशों का है वो कुछ 26 अगस्त के करीब उसके बाद बारिशें खत्म हुई हैं। तो पानी जो वहां पर खड़ा है वो बहुत देर से खड़ा है। पहले 2-4 दिन तो ये पानी शायद मसला नहीं था, लेकिन अब वो पानी वहां पर ताकुन भी फैला रहा है
फिर वहां पर अब मच्छरों की बहुत ज्यादा बहुतात हो गई है। आप यकीन कीजिए, रात को इन इलाकों में जहां पर ये कैंप लगे हुए हैं और जहां पर पानी है, वहां पर मच्छर इस कदर ज्यादा है कि वहां पर खड़ा होना जो है मुश्किल होता है। फिर ये सिर्फ लोगों का मसला नहीं है, इन लोगों की लाइवलीहुड क्या है, वो इनके जानवर और मवेशी। हमने कुछ इलाकों में देखा कि लोग जो है वो, उनको मच्छरदानी तो नहीं मिली, वो लोग रात को लकड़ियां जलाते हैं और अगर आप किसी सड़क से गुजरे तो वहां पर धुआं ही धुआं होता है। ये लोगों के पास वाहिद एक तरीका बचा है मच्छरों से निपटने का, लेकिन इस सब के बावजूद वबाई अमराज वहां पर फैल रहे हैं और उससे खवातीन और मर्द तो हो रहे हैं मुतासिर, लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरा है वो इन इलाकों में बच्चों को है, क्योंकि बच्चे शायद अपना उस तरह से डिफेंस या उस तरह से केयर नहीं कर पाते। तो ये जो स्किन डिजीज है, ये सबसे ज्यादा वहां पर बच्चों के अंदर हो रही है, जिसमें और इसके अलावा डेंगू है, गैस्ट्रो के मरीज सबसे ज्यादा वहां पर आ रहे हैं। और इसमें एक बड़ा मसला इन इलाकों के अंदर यह है कि जो बुनियादी सेहत का निजाम था, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। जो BHU से बड़े अस्पताल हैं कुछ शहरों के, वो भी पानी के अंदर आ गए। जिस तरह से ये मेहड़ है या खैरपुर नाथन शाह, ये शहर पूरे के पूरे डूब गए, तो इनके अस्पताल भी डिसफंक्शनल हो गए। जो बड़े शहर हैं वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते और वहां पर भी अस्पतालों के ऊपर बहुत ज्यादा एक दबाव है। लोग पेशेंट्स मुसलसल आ रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों पेशेंट्स वहां पर रिपोर्ट होते हैं। तो ये दोनों चीजें मिलकर एक बहुत बड़ा एक हेल्थ क्राइसिस वहां पर आबादी के लिए यू कैन अंडरस्टैंड। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे भी ये बात हो रही है, इससे पहले भी जितनी रिपोर्ट्स हम तक पहुंची ऐसी है। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट का मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वसाइल अगरचे के महदूद है, मसाइल अगरचे के बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्योंकि हमारे पास कोई लोकल बॉडी सिस्टम तो है नहीं रहमान, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा काम भी हो सकता है और उससे काम लिया भी जा सकता है। क्या ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपको मुतासर इलाकों में काम करती नजर आती है और मुतासर इलाकों में हुकूमती कारकर्दगी आप उससे मुतमईन है? बीइंग जर्नलिस्ट, क्या देखा है आपने? देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बड़े शहरों के अंदर नजर आ रही है और वहां पर खैमा बस्तियां हैं, पॉलिटिशियन भी आपको नजर आते हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वो भी आपको फील्ड के अंदर इकदाम करते नजर आते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद, जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो इस वक्त बहुत ज्यादा है। ये लोग वहां पर सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमत के पास भी इतने वसाइल नहीं है और फलाई तंजीमों के पास भी इतने वसाइल नहीं है कि वो ठीक तरह से इन तमाम ये जो आबादी डिस्प्लेस हुई है, अपने घरों से बाहर है, इसको किसी भी तरह का सहारा दे सके। और ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो इंतजामिया का काम और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, सियासतदानों का काम और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, अगर ये हफ्ता 2 हफ्ते की बात होती और उसके बाद ये घरों में चले जाते तो शायद सूरत हाल हमें ये देखने को ना मिलती, लेकिन अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां पर कम से कम कई माह लग जाएंगे इन इलाकों से, खासतौर पर जिस तरह से ये मेहट का इलाका है, खैरपुर नाथन शाह का इलाका है, कंबर, शहजादकोट, इन इलाकों से पानी अब खुद ही ड्रेन होगा, क्योंकि जमीन की सकत खत्म हो चुकी है। पानी अभी वहां पर खड़ा हुआ, पानी की ड्रेनेज का कोई अभी तक तरीका, कोई सबब जो है वो नहीं बन रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये चैलेंज अभी तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आने वाले दिनों में ये हुकूमत के लिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंज इससे भी बड़ा बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रहमान, ऑब्वियसली जिन इलाकों का आप जिक्र भी कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े तारीखी मकामात भी हैं और ये कल्चरल एतबार से बड़ा रिच एक इलाका है। आपने इन इलाकों का विजिट भी किया, कितना नुकसान पहुंचा है इन तारीखी मकामात को? देखिए, सिंध बहुत पुरानी तहजीब है, यहाँ पर बहुत सारे आसार हैं। हमारा जो कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज है वो इन इलाकों में है। उसको इन बारिशों से खतरा भी है और नुकसान भी हुआ है। मिसाल के तौर पर हम कोडीजी गए, वहां पर बहुत पुराना किला है मीर्स का, उसको वहां पर पानी खड़ा रहा, वहां पर कोडीजी के इतराफ में अभी तक पानी खड़ा हुआ है। फिर हम मोहनजोदड़ो गए, मोहनजोदड़ो में भी बारिशें हुई और उसके आसपास पानी खड़ा हो गया, लेकिन वहां पर इंतजामिया का ये कहना था कि उन्होंने कोशिश करके पानी तो वहां से ड्रेन कर लिया है, लेकिन इस सैलाब की वजह से कुछ हिस्से को वहां पर भी नुकसान हुआ है।
तो ये सैलाब जहां पर हमारी आबादियों के लिए खतरा है, लोगों के लिए खतरा है, वहीं पर ये हमारी तारीख के लिए, हमारी सकाफत के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और इस हवाले से जो है वो हमने अपने प्रोग्राम में भी हाईलाइट करने की कोशिश की है, वो साइट जो है वो दिखाने की कोशिश की है मोहनजोदाड़ो की, जहां पर ये बारिशों की वजह से नुकसान हुआ है, और वहां पर जो कंजर्वेटर हैं उनसे भी हमने इस हवाले से बात की। तो फिलहाल तो हर तरह की कोशिश उनके मुताबिक की जा रही है कि इस साइट को मजीद कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन अगर ये सूरत हाल रहती है या मुस्तकबिल में अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो आपको बड़े हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे कि जहां पर आबादी को बचाना है वहां पर अपनी इस ठीक है। रहमान, हमारे पास एक अपडेट आ रही है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त ख्वाजा साद रफीक साहब वफाकी वज़ीर रेलवे और एविएशन बात करें, आपको दिखाते हैं करें और वे आउट निकल आए। तो मेरे ख्याल में तो इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। अगर मेडिकल बोर्ड वाली बात हो जाती है जो कल लॉ मिनिस्टर साहब ने कही है, तो ये जो एतराज़ है ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि मेहरबानी करके किसी को महरूम ना करें और लोगों का तमाशा और मजाक ना बनाएं। इसका हक किसी को नहीं है, ना मर्दों को, ना ख़वातीन को, ना किसी और को। मजाक नहीं बनना चाहिए। हमारे तो गली कुचों में मजाक बना होता है, नहीं होता बना हुआ मजाक। उस पर शर्म क्यों नहीं आती हमें बतौर कौम के कि ये हम क्या झक मारते हैं। अगर कोई किसी चीज़ से महरूम पैदा हुआ तो उसका मतलब ये है कि उसकी बेइज्जती की जाए, उसकी तजलील की जाए। इसकी बिल्कुल हम हमायत नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक एतराज़ आया तो उसका वैलिड जवाब यही है और उसका सलूशन यही है कि मेडिकल बोर्ड आप बना दें। हालांकि इस पर भी बात हो सकती है कि क्या ये एक इंसानी जो एक फंडामेंटल राइट्स है, तो आपको कोई कह सकता है कि आप तयन करवाएं। मुझे कोई कहेगा तो मैं कैसा लगेगा, मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि अब एक एतराज़ किया गया और एक हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ ख्वाजा साद रफीक इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे, आपको इस बारे में आगाह करते रहेंगे। हम बात कर रहे थे सैलाब के हवाले से और सीनियर एंकर पर्सन रहमान अजहर चूँकि हमारे साथ हैं। रहमान, एक तो आपने बड़ा अच्छे से हाईलाइट किया इस वक्त जो सूरत हाल है। इन दी एंड चूँकि आपने जो सूरत हाल में वंस अगेन कहूँगा देखी है, वो शायद हम यहाँ पे बैठ के एक्सप्लेन नहीं कर सकते या कैमरा नहीं दिखा सकता। तो चूँकि आप वहाँ पे गए हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं जिनकी मदद से ये सब कुछ पॉसिबल है, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे जो आपने ऑब्जर्व किया उसके देखने के बाद? देखिए, मुखय्यर हजरात को इमदाद के लिए अभी आगे आना चाहिए। वहाँ पर राशन का मसला है, लोग पका पकाया खाना किसी जगह पर पहुँच रहा है, लेकिन लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि अगर उन्हें राशन मिल जाए तो वो अपना खाना पीना और इसका बंदोबस्त कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इन इलाकों के अंदर ज़रूरत है कि ये जो पानी है उसको ड्रेन करने के लिए कुछ किया जाए। नाले जो है वो ओवरफ्लड हुए, बारिशों का पानी वहां पर वैसे का वैसे खड़ा है, फसलें वहां पर तबाह हो गई हैं। लेकिन ये तमाम की तमाम चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहली जरूरत यह है कि ये पानी को ड्रेन किया जाए, इन शहरों से पानी को निकाला जाए, क्योंकि एक दफा ये लोग घरों में वापस चले जाएंगे या अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएंगे तो फिर उसके बाद इनका काम आसान हो जाता है, कोई अपना घर रीबिल्ड करना शुरू कर देता है। थैंक यू वेरी मच रहमान, आप हमारे मौजूद थे। रहमान अजहर हमारे सीनियर एंकर पर्सन आज हमें बता रहे थे सैलाब के हवाले से कि वहाँ पे जो सूरत हाल देखिए। मुखय्यर हजरात से भी रिक्वेस्ट करें कि जो लोग हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हेल्प कर सकें। हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करेंगे दुनिया भर में आज इशारों की ज़बान का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसका पहली मरतबा 18वीं सदी में फ्रांस में इस्तेमाल हुआ था इस ज़बान का। और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 7 करोड़ से ज़्यादा अफराद समात या गोयाई से महरूम है। इनमें से ज़्यादातर की जो तादाद है वो तरक्की पजीर ममालिक से है और मजमूई तौर पर ये अफराद 300 से ज़ायद मुख्तलिफ इशारों की ज़बानें इस्तेमाल यानी कि इशारों की ज़बानें भी मुख्तलिफ होती हैं। आज उसका आलमी दिन है। इस दिन के मौके पर हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी लोग समात या गोयाई से महरूम हैं वो हमारे दिल के नज़दीक ख़ास होने चाहिए। उनको बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, उनको स्पेशल स्टेटस इस सूरत में दीजिए कि वो हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हमने उनको ज़्यादा वैल्यू करना है अपनी सोसाइटी में। इस पैगाम के साथ ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो अब आपको बताएं कि एक मुसन्निफ बहुत जहानत के साथ कुछ लिख पाता है। इसके लिए जहानत भी चाहिए, इसके लिए फोकस भी चाहिए और अगर लिखना भी ऐसा हो जो दूसरों के पढ़ने के लिए हो और दूसरों को साथ इंगेज करके रखे, बड़ी महारत का काम है। लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं ये करने के लिए और तब ओबियसली वो अपने आप को एक राइटर कह पाते हैं या कहलवा पाते हैं। अगर बचपन की बात की जाए तो इस उम्र में पढ़ने का सब कुछ शौक़ होता है, लिखने का कम लोगों को होता है। राइटर बनने की सलाहियत बहुत कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं और पाकिस्तान में हैं ऐसे बच्चे, ऐसे यंगस्टर्स जो कि कम उम्री में राइटर्स बन रहे हैं
आपकी मुलाकात एक ऐसी बच्ची से करवाते हैं, एक ऐसी यंगस्टर से करवाते हैं जिन्होंने 14 साल की उम्र में एक किताब शाये की है। इस किताब में माशरे की खराबियों की निशानदेही की गई है और कैसे की गई है उन्हीं से हमने बात करनी है। हमारे साथ सैयदा आमिना अली इस वक्त मौजूद है। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच आमना। सबसे पहले तो अपनी छोटी सी एज में जब बच्चे खुद स्कूल जा रहे होते हैं, दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़े होते हैं, आपने खुद ही किताब लिख ली, अपनी बुक के हवाले से बताएं कि ये बुक किस टॉपिक के ऊपर आपने लिखी या सोशल इश्यूज को एड्रेस किया किन? जी बिल्कुल, मेरी बुक का नाम जस्टिस वर्सेस पावर है और ये बुक एक तरह से एक नॉवेल है। मैंने सोशल इश्यूज बिल्कुल इसमें ऐड किए हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादा सीरियस नहीं बनाना चाह रही थी। तो एक तरह से इसमें फन भी है, इसमें कैरेक्टर्स भी हैं, इसमें फ्रेंड्स के बारे में भी है और सोशल इश्यूज जो जस्टिस और इनजस्टिस है उसको एक तरह से डिस्प्ले किया है। जस्टिस वर्सेस पावर, तो ऐसा कोई तजर्बा हुआ, ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन आमिना आपके सामने हुई जिसके बाद आपने सोचा कि आई शुड राइट ऑन दिस इम्पोर्टेंट इशू, ऐसा कुछ हुआ? Yeah, I did read a lot about social injustice, how criminals were just let out by money and how injustice was being served. तो मैंने पढ़ा और न्यूज़ के थ्रू, मेरे घर में न्यूज़ बहुत चलती है, अच्छा। तो उसके थ्रू मैंने उस पर नॉवेल लिखी है। ज़बरदस्त। अच्छा आमना, ऑब्वियसली जब आप किसी राइटर से इंस्पायर होते हो या किसी की बुक आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तभी आपका खुद भी इंटरेस्ट होता है कि आप एक किताब लिखो या उस हवाले से काम करो। सो आपको जो राइटर बनने का शौक़ हुआ ये कैसे हुआ, किससे इंस्पायर हुई आप? इंस्पायर तो बहुत सारे लोगों से भी, चीज़ों से भी। मैं रिक रॉर्डन की नॉवेल्स बहुत पढ़ती थी और मुझे उसका राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता था, तो इसी तरह मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना ट्राई करूं और वो ट्राई एक सक्सेसफुल रहा। जबरदस्त। और आमना हमें लगता है थोड़ी कम गो भी हैं, कम बोलती हैं, चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम बुलवाने के लिए हैं। आमना ये भी आप बताइए इसके साथ साथ कि इतनी यंग एज के अंदर जब आप लिख रहे होते हो, पहले तो आपके पेरेंट्स ही आपको उतना सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो कहते हैं नहीं बेटा पढ़ने पे फोकस करो, आप क्या कर रहे हो, नहीं करो, इस तरह की टिपिकल माइंडसेट होता है। तो आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से कैसी सपोर्ट मिली इसके ऊपर, लिखने के ऊपर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने इस चीज़ में मुझे बिल्कुल डिस्करेज नहीं किया, बल्कि उन्होंने ही और सपोर्ट किया जितनी सपोर्ट मुझे मिल सकती थी। उन्होंने बहुत फर्दर पुश किया इस मामले में, जहाँ मैं स्टक हो रही थी तो वहाँ इंकरेजमेंट प्रोवाइड की और कभी भी मतलब डिस्करेज नहीं होने दिया। ठीक है, तो अगर मैं आपकी बुक का एक खुलासा आपसे पूछूं जो आपने लिखी है, जो कि रिवील होने वाली आई गेस, आप इसको लॉन्च करने वाली हैं, इसका खुलासा क्या है? जो इस बुक को पढ़ेगा उसको क्या फायदा होगा, वो इन दी एंड उसको क्या मिलेगा इस किताब के पढ़ने के बाद? एक तो एक फन स्टोरी हो जाएगी और एक तरह से इसमें एक मैसेज भी है। एक रेचल इसमें कैरेक्टर है जो मुझे डिफाइन करती है स्टोरी में। उसके दो फ्रेंड्स हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि वो एक बच्ची है और मैं उसको एक पूरे एडवेंचर पे भेजती हूँ। वो एडवेंचर आप भले रियल लाइफ में ना करें, लेकिन उसका मैसेज आप जरूर सीख सकते हैं कि अगर आपको जस्टिस लानी है तो आपको उसके लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन अगर आप वो ओवरकम कर लेंगे तो फिर आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा ऑब्वियसली। ज़बरदस्त। आप बहुत सारे यंग बच्चे हैं जो बुक लिखना चाहते हैं, कोई ऐसी टिप आप उनको क्विकली देना चाहें कि अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो ये ट्रिक आप सीखें? मैं ये कहना चाहूंगी कि रोज एक पेज जरूर लिखें। अगर आपको आइडिया नहीं भी आ रहा तो जरूरी नहीं आप सिर्फ नॉवेल से रिलेटेड लिखें, लेकिन एक पेज जरूर रोज लिखें। उसी से आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपका माइंड भी ओपन होता जाएगा। चलें, आपसे मिल गया, हमें बहुत अच्छा लगा। वी विश यू ऑल द बेस्ट सिंस दिस इज योर फर्स्ट बुक एंड वी बिलीव इंशाल्लाह एक दिन आप अपनी 100वीं और 1000वीं बुक के साथ भी ऐसे ही आगे जाएंगी। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और आपके पेरेंट्स के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच आमिना for joining and once again good luck for your book Power, Justice versus Power, right? आप इस बुक को पढ़ सकते हैं जी, आमिना की बुक है, आज लॉन्च हो रही है। वी बिलीव कि एक अच्छी तसनीफ होगी और आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। बिल्कुल, और एक इंपॉर्टेंट खबर, इंपॉर्टेंट कम इंटरेस्टिंग, लाहौर में जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के 3 मैचेस खेले जाने हैं, आपको पता है कि ई टिकट्स लिए तो बहुत सारे लोगों ने उनको ऑनलाइन बुक किया था, तो पीसीबी ने एक हिदायतनामा जारी किया है और ये हिदायतनामा ये कहता है कि जिन लोगों ने भी ई टिकट्स लिए हैं, बुकिंग की है, वो आके 24 सितंबर तक यानी कि कल तक दोपहर 12 बजे तक कजाफी स्टेडियम आए और वहाँ से प्रिंटेड टिकट ले लें, चूँकि और इसके लिए उनको शनाख्ती कार्ड लाना भी लाजमी होगा। और पीसीबी का इस हवाले से ये कहना है कि ये जालसाजी को रोकने के लिए किया गया
गया है। वी आर नॉट श्योर कि देयर सम कुछ हैकिंग अटेम्प्ट हुई है किसी वेबसाइट के ऊपर या फिर कोई और टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से पीसीबी ने ये कहा है। बट पीसीबी ने ये हिदायत जरूर जारी की, अगर आपने ई टिकट लिया हुआ है तो ई टिकट से ना रहना, जाके फिजिकल टिकट ले ले अगर आप मैच देखना चाहते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ खाना खाने की और कैफे ग्रीन की। बिल्कुल, देसी फूड में फरियाल राना आज हमें लेके जा रही है कैफे ग्रीन। ये कहाँ पर है और इनका जो ईरानी पुलाव है वो बहुत मशहूर है। तो देखते हैं आज का देसी फूड। आज मैं हूँ इलामा इकबाल टाउन वहदत रोड पर, जहाँ पर है कैफे ग्रीन। इनकी खास बात तो ये है कि आप जो खाना खा रहे हैं, आपको जो भी डिश पसंद आती है, आप उस डिश का रेसिपी मसाला भी लेकर जा सकते हैं। आइए चलकर देखते हैं ये क्या क्या बनाते हैं और यहाँ का टेस्ट कैसा है। आपने क्या ऑर्डर किया? अभी तो ऑर्डर हमने ईरानी पुलाव को किया है, जो इनकी स्पेशलिटी है। ईरानी पुलाव की आपको इनकी खास बात क्या लगी? इनकी ईरानी पुलाव की ये है कि सबसे पहले तो इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो ये यूज़ कर रहे हैं वो रूटीन से हटके बहुत मुख्तलिफ हैं। ख़ास बात इनकी जो चाय है और चाय की स्पेशलिटीज़ है और चाय की वैरायटीज़ हैं। साथ में इनकी जो स्पेशल है कि साथ में एक उस कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे एक खताई देते हैं, जो कंसेप्ट अभी तक लाहौर में कहीं नज़र नहीं आया। आप क्या खा रहे हैं अभी? ईरानी पुलाव ऑर्डर किया था हमने। इनके जो खाने का टेस्ट है उसकी खास बात क्या लगती है आपको? ख़ास बात ये लगती है कि इन्होंने कोई वो ज़्यादा मसाला ज़्यादा उसमें यूज़ नहीं किए, तो वो ऑर्गेनिक खाना है जैसे आप कह सकते हैं इसको। तो इसमें ईरानी की पुलाव है लेकिन उसमें गरम मसाला यूज़ नहीं हुआ हुआ, तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। ईरान के मसाले सारे इन्होंने यूज़ किए हैं। दूसरी ख़ास बात इसकी ये है कि ये लाहौर में ईरानी पुलाव कहीं भी नहीं मिलता, सिर्फ इसी कैफ़े पे है। आपने आज क्या ऑर्डर किया यहाँ से? मैंने आज ऑर्डर किया था यहाँ की जो सिग्नेचर डिश है ईरानी पुलाव, जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था तो मुझे लगा था ये कोई यखनी पुलाव है, क्योंकि उसकी पोर पोर में जायका था, बहुत टेस्टी था। और इसके अलावा जो मुतवाज़न मसाले उसमें यूज़ हुए, यानी कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपको जो है ना वो चीज़ यहाँ पे मिल सकती है। जिसमें हमें चाहिए होता है ऑयल कम हो, इसमें मसाले कम हो। इसके ईरानी पुलाव के अलावा क्या पसंद है आपको? अच्छा, मुझे यहाँ पे ईरानी पुलाव के अलावा मैंने खाया था मियो गार्लिक पराठा रोल, जो मुझे बहुत पसंद आया था, और वो फिर मैंने घर पे भी मंगवाया था यहाँ से। वो भी बहुत मज़े का, मतलब एवरीथिंग इज़ अप टू द मार्क। आपने क्या ऑर्डर किया आज यहाँ से? आज तो मैंने जी कार्डमोम टी इनसे पी थी, और जो कि बहुत ही मुझे लजीज टेस्टी है। ठीक है जी, और जैसे कि मैं कम शुगर लेता हूँ, ठीक है, और कुछ न किसी टेस्ट के साथ, तो वो दोनों चीज़ें ही उसमें। हमारे साथ मौजूद है यहाँ की ऑनर फौजिया बदर साहिबा। आप मुझे बताएं ये काम करने का ख्याल कैसे आया? मैं ऑलरेडी 2 साल से डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस का बिज़नेस रन कर रही थी, और उसमें जो मेरी सारी नॉलेज था और मेरी डिग्रीज थी, उसमें हम कुक फूड पर भी काम कर रहे थे, और पूरा जो फार्मूला किचन है बेसिकली उस पर काम कर रहे थे। तो वही स्पाइसेस को हमने किचन में कैसे इस्तेमाल करना है, रेसिपीज़ में कैसे लेके आना है, हेल्दी कुकिंग कैसे करनी है, और जो मार्केट में ऑलरेडी काम हो रहा है मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में कुक फूड में, तो वो जो गैप्स थे उनको हमने फुलफ़िल करने के लिए सोचा कि हम एक कैफ़े बनाते हैं, और जितना हमारा नॉलेज है और हेल्दी कुकिंग है वो वहाँ पर हम बनाएंगे, रेसिपीज़ बनाएंगे, और लोगों को हम अवेयर भी करेंगे और उनको सर्व भी करेंगे। एक खातून के लिए एक बिज़नेस करना बहुत मुश्किल काम होता है। आपको सपोर्ट किसने किया और आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? तो मैं उन खुशनसीब औरतों में से हूँ जिसकी कामयाबी के पीछे 3 मर्दों का हाथ है। ये कहानी शुरू होती है मेरे अब्बा से, जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग की, और गांव से बिलोंग होते हुए भी हमारी बहुत अच्छा ब्रॉटअप हुआ, एजुकेशन से लेके आपकी जो ऑनेस्टी होती है, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है वहाँ तक। उसके बाद मेरे भाई दोनों, वो बहुत सपोर्टिव थे। थर्ड मेरे हस्बैंड हैं। तो इन तीनों के सपोर्ट और रोल की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और मुश्किलात बिल्कुल, जब आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं, वो औरत हो या मर्द हो, दोनों को मुश्किलात का सामना है। उसमें बेसिक चीज़ तो आपके फाइनेंस आ जाते हैं,
ओके फाइनेंस आ जाते हैं, फिर फाइनेंस मैनेजमेंट आपको कितनी आती है। तो मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थे, तो जस्ट हमने 10,000 का जो फर्स्ट हमने रॉ मटेरियल लिया था वो 10,000 का था। वहाँ से हमने बिज़नेस स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस एक बिज़नेस से मज़ीद 2-3 बिज़नेसेस रन कर रहे हैं विदिन 2 ईयर्स। आप मुझे ये बताएं कि आपके कैफ़े में क्या क्या सर्व किया जाता है? कैफ़े में हमारा मेन्यू हमने कोशिश की है कि हम अपने ट्रेडिशनल फूड को भी रखें, फास्ट फूड को भी रखें, सैंडविचेस को भी रखें। तो हमने बड़ी लिमिटेड एडिशन के साथ अपना स्टार्ट किया है। उसमें हमने 2 सैंडविचेस की वैरायटी दी हैं। एक राइस में हमारा ईरानी पुलाव है जो हमारी सिग्नेचर डिश है, और उसके बाद हमने काली मिर्च की कढ़ाई है। चाय की हमारे पास बड़ी वाइड रेंज हम ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कैफ़े है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स हैं। और देसी फूड में आप क्या सर्व करते हैं? देसी फूड में हमारी कढ़ाई है, काली मिर्चों की कढ़ाई है, और साथ हम ईरानी पुलाव। कस्टमर ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं? सर कस्टमर हम लोग सरप्राइज्ड हैं कि कस्टमर हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा हमारा बारबेक्यू रोल पराठा करते हैं ऑर्डर। रोल पराठे के साथ हमारी ईरानी पुलाव सिग्नेचर डिश है, इन दोनों की डिमांड ज़्यादा होती हैं। उसमें हम ज़रेश्क यूज़ करते हैं, उसमें ग्रिल वेजिटेबल्स होती हैं, मीट होता है और साथ एक कबाब होता है। तो वो एक पूरा फुल मील हेल्दी आप इंजॉय करते हैं। आपके पराठा रोल की ख़ास बात क्या है? हमारे पराठा रोल की ख़ास बात ऑफ कोर्स उसकी रेसिपी है। उसमें जो पराठे की डो जो हम घूमते हैं उसके अंदर हम नमक के अलावा हम उसमें कसूरी मेथी डालते हैं और अजवाइन इस्तेमाल करते हैं, कलौंजी इस्तेमाल करते हैं। आपके रेस्टोरेंट का नाम ग्रीन कैफ़े है, लेकिन कैफ़े में ज़्यादातर लोग चाय पीना पसंद करते हैं। आप कितनी किस्म की चाय सर्व करवाते हैं? हम लोग यहाँ पर 7 से 8 किस्म की चाय है जो सर्व करते हैं। उसमें हमारी सबसे जो ज़्यादा हॉट सेलर है वो कार्डमम टी है और कैरामल टी। आमतौर पर मैंने देखा है रेस्टोरेंट में के मेल शेफ़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर लेडीज़ शेफ़ काम कर रही हैं, तो इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब मैं एज अ वुमेन सोसाइटी में आई और मैंने अपनी ग्रोथ शुरू की, तो मुझे एहसास हुआ कि इस वक्त जो माशरे में माली हालात हैं और हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो खाली वो सिचुएशन नहीं रही कि एक मर्द कमाएगा और सब लोग खाएंगे। तो उसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट को प्रीफर करते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग भी करना चाहते हैं। जैसे मैं खुद एक स्ट्रॉन्ग औरत हूँ, तो मेरी कोशिश थी कि मेरे इलाके में, मेरे मोहल्ले में जो बच्चियाँ हैं, मैं उनको भी स्ट्रेंथ दूँ। तो मैंने ट्रेन किया उनको, और वो ऐसी ट्रेनिंग है कि आपको कैफ़े ग्रीन की ज़रूरत भी नहीं रहे। वो बच्चियाँ जहाँ भी जाएं, जहाँ कैफ़े ग्रीन जैसा प्लेटफॉर्म मिले उनको, या वो अपना ऑनलाइन काम करना चाहें फूड का, तो वो वहाँ से वो भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने फ़ीमेल बच्चियों को ट्रेनिंग के साथ साथ उनको फीमेल एम्पावरमेंट पर भी हमने जोर दिया है कैफ़े ग्रीन में। नाजरीन, ईरानी पुलाव का जायका बाकी दूसरे पुलाव से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहें। एग्जैक्टली और अब मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान में नौ तैनात शुदा जर्मन सफ़ीर अल्फ्रेड ग्रेनास से, जिनसे सना हमायूं आज के फ्लैग पे मुलाकात कर रही हैं। कैसा होने वाला है उनका पाकिस्तान में सफ़र और वो क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, आपको दिखाते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स। और आज मैं मौजूद हूँ जर्मन एम्बेसी में, जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हिज एक्सेलेंसी अल्फ्रेड ग्रेनास से। सो योर एक्सेलेंसी। जनाब सफ़ीर, आप हाल ही में पाकिस्तान आए हैं। मैं आपको यहाँ खुशामदीद कहती हूँ। इन दिनों हमारा मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मियाँ जा रही हैं और सर्दियाँ आने वाली हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ पुरसुकून होंगे। Oh yes, I am feeling very comfortable here. जी बिल्कुल, मैं यहाँ बहुत पुरसुकून हूँ। पाकिस्तान के मौसम और यहाँ के लोगों ने मेरा भरपूर इस्तकबाल किया। पाकिस्तान आना मेरी खुशकिस्मती है। No, I'm feeling well and I feel actually rather blessed to be here. Fantastic. So it's क्या अभी तक आप इस्लामाबाद घूम चुके हैं? Got a chance to move around the city? Oh yes, of course. I'm here for. जी हाँ, मुझे यहाँ 1 माह हो चुका है। अभी मैं यहाँ के लोगों को अपना तारुफ करवा रहा हूँ। Meeting, so I managed to move around the city a little bit. So, Your Excellency, let me have a very quick review about the experience, the food. मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के खाने और लोग आपको कैसे लगे? इस्लामाबाद आपको कैसा लगा?
Pakistan, of course, is an amazing country, a fantastic country. पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। मैं अब तक जितने लोगों से भी मिला हूँ सब बहुत प्यार करने वाले हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ हैरत में मुब्तला हूँ। और अगर खाने की बात करें तो पाकिस्तानी खाने बहुत मज़ेदार हैं। And I certainly will try again. Fantastic. Sounds great. ज़बरदस्त। इन दिनों पाकिस्तान कुदरती आफात से दो चार है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है। ये यकीनन पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त मौसमियाती तब्दीली से मुतासर है। सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद आप लोग कैसे कर रहे हैं? Germany is contributing quite a lot, I would say. In total, we are जर्मनी सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रहा है। इस वक्त तक हम लोग 28 मिलियन यूरोस की इमदाद दे चुके हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हमारे छोटे बड़े मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनसे बराह रास्त मुतासरीन की मदद की जा रही है। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि जर्मनी का झंडा इन इलाकों में क्यों नजर नहीं आ रहा। इसका जवाब ये है कि जर्मनी ज़्यादातर इमदाद बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहा है, जैसे कि UN और रेड क्रॉस। हम इमदादी रकम उन इदारों को दे रहे हैं और उन पर हमें पूरा यकीन है कि ये हमारे पैसे बराह रास्त सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाएंगे। इस ज़मन में हम लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। So that is why we are quite active. We are helping. So, Your Excellency, I really appreciate the. जनाब सफ़ीर, आप लोग सैलाब मुतासरीन की जो मदद कर रहे हैं वो यकीनन तारीफ के काबिल है। ये एक लंबा प्रोसेस है और इससे बाहर आने में अभी बहुत वक्त दरकार है। आपने हाल ही में KP Women कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में हम किस तरह से ख़वातीन के हुकूक की आगाही फैला सकते हैं? I think it's not for me to suggest. मैं समझता हूँ कि यहाँ की ख़वातीन को इनके हुकूक दिलाना हमारा काम नहीं है, लेकिन अगर मैं अपना तज्जिया करूँ तो पाकिस्तान में लातादाद तालीम याफ्ता ख़वातीन मौजूद हैं, लेकिन ये तमाम ख़वातीन प्रोफेशनली काम नहीं कर रही। यहाँ ऑफिस में बहुत कम औरतें काम करती हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर ये तमाम तालीम याफ्ता ख़वातीन ज़ाया हो रही हैं। अगर इन तमाम ख़वातीन को वर्क फोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे पाकिस्तानी मुआशरे में मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। इससे जर्मनी और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। Great contribution could make a great contribution to the development of the country. Okay. A very big statement that I would see. बिल्कुल सही फरमाया आपने। उम्मीद है आपकी इन सजेशंस पर हम लोग काम करेंगे। जो पाकिस्तानी तलबा जर्मनी में तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए आपकी एजुकेशनल पॉलिसी क्या है? Destinations for Pakistani students. Yes. We offer a range of जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस बेशुमार स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम ऑफर करता है, लेकिन ये स्कॉलरशिप के मौके सिर्फ होनहार तलबा के लिए ही हैं। जर्मनी में आला तालीम बाकी ममालिक की निस्बत सस्ती है। जर्मनी में जितनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फीस नहीं लेती। ये बात हर तलबा को पता होनी चाहिए। something to bear in mind. Okay, climate change is one of the biggest challenges. मौसमियाती तब्दीली इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक संगीन मसला बना हुआ है। पाकिस्तान ने इसके संगीन नताइज भी देख लिए हैं। आप इस प्लेटफॉर्म से दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम इसके असरात से कैसे बच सकते हैं? What precautions we should start just taking now? हमें दो चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो ये कि मौसमियाती तब्दीली को अपडेट किया जाए, क्योंकि ये बात अपनी जगह हकीकत है कि मौसमियाती तब्दीली को अब मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता। हमें मौसमी तब्दीली को अपनाना होगा। दूसरा ये कि मौसमियाती तब्दीली जिस स्पीड से हो रही है उसकी स्पीड कम की जाए। ऐसा ना हो कि हमारे हाथ में कुछ भी बाकी ना रहे। हमें कोशिश करनी होगी कि 2 डिग्री से ज़्यादा दर्जा हरारत में इजाफा ना हो। इसका हल सिर्फ एक ही है और वो है काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए। हमें तवानाई की ज़रूरत तो हमेशा रहेगी। तवानाई से ही इंसान तरक्की कर सकता है, लेकिन बस हमें काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए पैदा करने होंगे। So hopefully we are joining hands with the world. मुझे उम्मीद है कि पूरी दुनिया मिलकर इस मसले का हल तलाश कर लेगी। तिजारत एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम दोनों ममालिक ही इजाफा चाहते हैं। आपके नज़दीक तिजारत को बढ़ाने के लिए क्या इक़दामात ज़रूरी हैं? Explore more. So what are the main things that you think that we can focus on to increase trading between both countries?
मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाल ही में जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पाकिस्तान डेस्क का इफ्तिताह किया है। ये कदम पहली दफ़ा उठाया गया है। इस किस्म की काविशों से दोनों ममालिक की तिजारत भी बढ़ेगी और दोनों मुल्कों के ताजरों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। वो जर्मन कंपनियां जो पाकिस्तान में कारोबार करना चाहती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। इसी तरह पाकिस्तानी कंपनियां जो जर्मनी में इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। इस डेस्क के क़याम से न सिर्फ तिजारती हजम बढ़ेगा बल्कि प्रोडक्ट क्वालिटी में भी इजाफा होगा। कल्चरल एक्सचेंज ऐसी चीज़ है जिससे दोनों ममालिक की आवाम के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाए जा सकते हैं। इस ज़म में दोनों ममालिक क्या कर रहे हैं? I think we are quite active already, and of course, as you said, cultural exchange. कल्चरल एक्सचेंज में हम लोग बहुत एक्टिव हैं। जैसा कि आपने कहा कि इससे दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे को जान सकेंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लोगों के आपस में जितने अच्छे ताल्लुकात होंगे उनका असर सियासी तौर पर भी पड़ेगा। जर्मनी के यहाँ 2 ऑफिशियल कल्चरल इंस्टीट्यूट हैं, एक कराची में है और एक लाहौर में। इसके अलावा इस्लामाबाद में हमारा सिफारत खाना है जहां हम मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां होस्ट करते हैं, जैसा कि आर्टिस्टिक इवेंट्स वगैरह। इन इंस्टीट्यूट्स में पाकिस्तान और जर्मनी के फनकार रजिस्टर्ड हैं। Pakistani and German artists, to bring those together. I attended that painting exhibition. जी हाँ, मैंने पेंटिंग एग्जीबिशन अटेंड किया था। वो मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प तजुर्बा था। अब मेरे देखने वालों को जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में बताओ। German Development Corporation. Can you brief us about this? Yeah, briefly. I think what the focus of our development cooperation is actually always. जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक ही मकसद है, वो ये कि किसी भी मुल्क या मुआशरे में इसके रहने वालों का ख्याल रखने के लिए आगाही फैलाई जाए, जैसा कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट, काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए, जनरेशन मैनेजमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंसानी हुकूक वगैरह। जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन तमाम चीज़ों पर काम करता है। हमारा मकसद किसी को कुछ सिखाना नहीं है, बल्कि अपने तजुर्बे से बताना है कि आप किस तरह इन चीज़ों में बेहतरी ला सकते हैं। To contribute to the development of our partner country. Fantastic and sounds really promising. So Your Excellency, thank you very much. ज़बरदस्त। मेरे रिवायती सवाल अब ख़त्म हो चुके हैं। अब हम रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ेंगे और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। So अब हो गया है हमारा फॉर्मल पार्ट ख़त्म और अब हम योर एक्सेलेंसी की पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में जानेंगे। तो रहिए मेरे साथ। जनाब सफ़ीर, मैं रैपिड फायर सवालात का आगाज़ करने जा रही हूँ। मैं चाहूँगी कि आप इन सवालात के जवाब जल्दी जल्दी दें। अगर आप फनकार होते तो सबसे पहली पेंटिंग किस चीज़ की बनाते? I think a picture of मैं हरे भरे पहाड़ों की तस्वीर बनाता, जैसे कि मेरे गांव इस्लामाबाद का नज़ारा। Like here, look out of the window. Oh, fantastic! So if you could be in a movie, what character would you be like? I probably should say now James Bond, but I must actually say I would much rather prefer to be the villain in the James Bond movie because it's much more fun. Why not? It's much more fun to be a villain, at least in a movie. Yes, in a movie, yeah. More thrill in a movie, yeah, not in reality. Yes, that's right. So, what food would you? कोई एक चीज़ ऐसी बताएं जो जर्मनी और पाकिस्तान दोनों की नुमाइंदगी करती है। For Pakistan and for Germany. I think we both like our बड़ा गोश्त। मेरे ख्याल में गोश्त दोनों ममालिक में बहुत खाया जाता है। पाकिस्तान में बस मसाला ज़्यादा होता है, जर्मनी में हम कम मसाला खाते हैं। We have our meat respectively. Okay, fantastic. How many languages you can greet somebody to as icebreaker? Probably 12 or so. Okay, so name one thing that you love the most in Pakistan. I must actually say the warmth and the welcoming culture of its people. Fantastic. Rightly said that. Okay, now name one thing that you didn't like. If I have to, I must actually say, why does the mango season have to come to an end? Oh, I second you that. Okay, which Pakistani food
बिरयानी के अलावा कौन सा पाकिस्तानी खाना आपको ज्यादा पसंद है? Because biryani is diplomats' number one choice. बिरयानी के अलावा मुझे यहाँ कुछ और अच्छा नहीं लगता, मैं भी बिरयानी ही कहूँगा। Biryani. Okay, so you are also rating for biryani, voting for Yes, I'm not as boring as the others. It's the same. Okay. So are you a morning person or night person? As an ambassador, of course, I'm a 24/7 person because I'm representing Germany 24/7. As a German, I would have to say I'm a morning person, but if I admit privately, I'm probably more Pakistani. I like to stay up late at night. Okay, so if you had to swap lives for a week, who would it be? Actually, fun. Probably my driver. For that, because when I sit in the car, I think about the next meeting and what it will be about, while he just has fun driving. And I think I like driving, so this is and driving here, this seems to be some fun. Okay, fantastic, and very good reason. So, if I ask you to describe yourself in one word? Grounded. So, what one thing can you? एक चीज जिससे आप फौरन गुस्से में आ जाते हैं। Sudden anger. Yeah, injustice to people. ऐसे लोगों के साथ नाइंसाफी जो अपना दिफा नहीं कर सकते। Really, So, if you were not an ambassador, what profession will you be? मैंने अपने करियर का आगाज स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर से किया था। अगर मैं सफीर ना होता तो अब भी एक फौजी होता। So, would probably be that. It has been fantastic, and you have been great, and that was very quick. Okay, no, thank you very much. No, it's not that difficult questions in that sense to answer. So, And it's been wonderful meeting you. आपसे मिलकर, आपको जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान में आप पुरसुकून रहेंगे और यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। In Pakistan, as comfortable as you are in your own country. जी मैं यहाँ बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। एक बात तो पक्की है, यहाँ मैं बोर नहीं होने वाला। Hopefully. No. So that is it about flags, and it's been such a pleasure. I hope आप लोगों को भी इस conversation में information भी काफ़ी मिली होगी और interesting भी काफ़ी लगा होगा। फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एक बार फिर वक्त हुआ चाहता है कुछ क्रिकेटिंग फीवर के बारे में बात करने का। कल पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड दूसरा T20 पाकिस्तान के अंदर खेला गया। 7 मैचों की सीरीज का ये दूसरा मैच था। पाकिस्तान ने ये मैच 10 विकेटों से जीत लिया। हाँ, मतलब एक 10 नहीं निकल रहा था, 10 विकेटों से जीत लिया पाकिस्तानी। भाई बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। अब मैं सवाल करूंगी अब्दुल माजिद अवान से प्रैक्टिस मैच के बारे में। अब्दुल माजिद अवान हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद। पर आप प्रैक्टिस मैच में मानते हैं ना टीम ने परफॉर्म कर लिया, या आपने इनको प्रैक्टिस का मशवरा दिया था अब्दुल माजिद और देख ले बड़ा अच्छा सीरियस ले गया आपको? देखेंगे प्रैक्टिस मैच वाली बात इसलिए आज से भी अच्छी थी कि टेंशन फ्री होके खेलें। T20 वर्ल्ड कप लाइन पे नहीं है, तो आप आराम से खेलें। प्लस मुझे जो सीरीज की एक अच्छी बात ये लगती है कि अभी तो 1-1 हो गया, बट इट हैज ऑड नंबर ऑफ मैचेस, 7, तो इंशाल्लाह कोई जीतेगा ही जीतेगा, ड्रॉ का भी कोई चांस नहीं है। तो सुकून से खेले अपनी गलतियों से। जैसे कल बाबर ने भी बड़ी अच्छी बात की कि हम यही देख रहे हैं कि भाई हम गलतियां क्या कर रहे हैं। बहुत जल्दी मैचेस है, लेकिन हम एक दिन के अंदर अंदर उस गलती पे काबू पाने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज हाउ गुड टीम्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टीम्स जो है वो प्ले। उनको यही करना होता है कि फौरन अपनी गलती को सुधार के। और अच्छा, और आपने देखा हमने पहले मैच में भी थोड़ा सा एक ट्रेलर देख लिया था बाबर और रिजवान का। अच्छी उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप दी थी, बट वी वर सेटिंग अ टारगेट, तो शायद उधर कोई थोड़ा सा हो गया। लेकिन एक चीज बहुत बहुत क्लियर हो गई और पूरी दुनिया इस बात से अब डरेगी कि वी आर नॉट वो टीम जो हमेशा चेज में हार जाती थी। वी आर फाइनली गेटिंग टू अ पॉइंट जहां अब हम बहुत अच्छे चेजेस बहुत आराम से कर सकते हैं, बस ओपनर्स चल जाए तो चलें। हमें तो खैर बड़ा ही अच्छा लगा कल हमने देखने में। एक चीज आपने नोटिस की होगी डेफिनेटली माजिद, इफ यू वाचिंग द मैच, हमने जो औसत हमारा रन रेट था उसको हमने नीचे नहीं जाने दिया। और जब 200 हम चेस करने के लिए उतरे तो कम से कम मेरा बीइंग क्रिकेट व्यूअर यही ख्याल था कि अगर हम बजाय इसके कि हम बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग की जाने पहले भागें या इस माइंड के साथ कि जी नहीं हमने विकेट को कंटेन करना है, नहीं, आप एक औसत रन रेट मेंटेन कर लें और उसके साथ साथ आप जाते जाएं। ना तो आप पे उस लिहाज से प्रेशर पड़ेगा और ना आपको
ज्यादा परेशानी होगी, और वो हमने किया कल। हाउ यू सी दिस? कल एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे नजर आई वो था एक प्लान। ठीक है, हमारा पहले मैच में कोई प्लान नहीं था, हमें नहीं पता था हम क्या कर रहे हैं। कल के मैच में हमें एक प्लान नजर आया कि उन्होंने पावर प्ले में कहा कि भाई रन्स बनाएंगे लेकिन अपनी विकेट नहीं देंगे। तो 59 रन्स थे आपके पावर प्ले के एंड पे। फिर वही बात शुरू हो गई थी सोशल मीडिया पे और हर जगह जो हमारे लोग हैं शुरू हो जाते हैं कि यार इतना स्लो खेल रहे, बट दे पिक्ड अप द पेस। आपकी T20 की प्लानिंग में जो सारे एक्सपर्ट्स भी बात करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि 10वें ओवर के बाद आपको 1 या 2 बॉलर्स को टारगेट करना पड़ता है। कल मोइन अली ने एक गैम्बल खेला, वो खुद आ गया अचानक से एक ओवर कराने, और वही मैच चेंजिंग ओवर था जहां बाबर आजम ने उनको 2 छक्के लगाए, फिर रिजवान ने 3 छक्के उस ओवर में लगे। टाइम जो कि कल पूरा मैच पलट गया था। मैं ज्यादती करूं अगर मैं धानी की 2 विकेट्स की बात ना करूं। कल हैट्रिक पे भी थे और बड़े एक्साइटेड भी थे। कल जो क्राउड उन्होंने पुल किया, वो लगता था मैच कराची नहीं लाड़काना में ही हो रहा है, उनके गांव में हो रहा है। यू नो, एक्साइटमेंट ऐसी। क्या कहेंगे? धानी एक एंटरटेनर है, आप माने ना माने। 2 विकेट्स तो उन्होंने ली। अनऑफिशियली तो मैं कह रहा हूँ उनकी 3 है, वो जो कैच ड्रॉप हो गया दिल से। अनऑफिशियली तो बेचारे की 3 विकेट्स है, लेकिन चले 2 ही कह लेते हैं। तो ही इज अ ग्रेट क्राउड पुलर, लोग भी पसंद करते हैं। शुरू में हमें दिखता था कि थोड़ा लोग अनॉय होते थे कि यार ये क्या कर रहा है, बट इमरान ताहिर वाज लाइक दिस, वो आधे राउंड का ग्राउंड का चक्कर लगा लेते थे विकेट लेने के बाद। तो इफ वी हैव सच अ एंथुसियास्टिक प्लेयर जिसको इतनी खुशी है विकेट लेने के बाद, व्हाई नॉट? क्रिकेट है। कल तो अलीमदार भी नीचे तो पकड़ लेते हैं, अलीमदार तो पकड़ भी लेते हैं, अलीमदार उनको पकड़ के काबू कर लेते थे। अच्छा अब्दुल माजिद, अब आज भी मैच है, क्या लगता है आज टीम की परफॉर्मेंस खुशी एक्साइटमेंट में अच्छी होगी या अल्लाह ना करे कुछ मसला हो सकता है? मैं तो यही बोलूंगा, अगर पहले बैटिंग करते हैं या बाद में बैटिंग करते हैं, प्लीज 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 अपने मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा चांस दें। मैं ये नहीं कह रहा आउट होके चले जाएं, ट्राई पुशिंग देम। आप एक रिजवान या बाबर की भी फॉर्म चली तो बाबर को ऊपर रहने दें, रिजवान को थोड़ा नीचे पुश डाउन करें, ताकि मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स को भी थोड़ा फील्ड में ओवर्स मिले, वो खेलें, हमें अंदाजा हो कि वो किस फॉर्म में, किस हालात में। अगर आप लोग इसी तरह मैच पूरा अकेले ही जिता देंगे तो मिडिल ऑर्डर तो सुकून से बैठा रहेगा कि भाई कुछ ना करने के पैसे मिल जाते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं। नहीं, लेकिन दूसरी जानिब कल मोइन अली ने भी तो अपने गले में खुद ही ये मुसीबत डाली, उन्होंने जो पहले बैटिंग कर ली। ये देखें, यही आप ये बात नहीं समझ रहे कि वो लोग बहुत स्मार्ट है। आपको लग रहा है उन्होंने गलत फैसला किया, बट दे टुक अ वेरी ब्रेव डिसीजन। उनको ये भी देख रहे हैं कि यार कल को अगर हमें पहले कोई, अगर बाबर आजम पहले जो है आ जाता कि नहीं भाई आप बैटिंग करें, तब भी तो उन्हें बैटिंग करनी पड़ती ना। उन्होंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, प्रैक्टिस मैच खेलने आए हैं, हमें नहीं समझ आ रही कि वो प्रैक्टिस मैचेस खेलने आए। दे विल ट्राई एवरीथिंग। उनके अभी बड़े प्लेयर्स, बड़े लड़के उनके आने बाकी हैं। अभी उनका कैप्टन जो बड़े लड़के लेकर आएंगे। जॉस बटलर की बैटिंग इस पिच पे देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि रिजवान बाबर भूल जाएंगे। जॉस बटलर इज अ वेरी गुड हिटर। चले हमने ब्रेक ले लिया माजरे, तो हमारा भी बड़ा लड़का शाहीन अभी बाहर है, वो हम उसको लेके आएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे कुछ पाकिस्तानी हीरोज का, कुछ टैलेंटेड पाकिस्तानी बच्चों का, यंगस्टर्स का, एंड वी हैव अनदर वेरी टैलेंटेड यंगस्टर विद अस। बिल्कुल, पाकिस्तानी खवातीन दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। आज हमारे साथ उर्दन में जारी टेंट पेगिंग चैंपियनशिप में शिरकत करने वाली आयशा अहमद खान मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की 3 रुकनी पहली विमेंस नेज़ाबाजी टीम है जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही है। नेज़ाबाजी के जो मुकाबले हैं जी 22 से 24 सितंबर तक उर्दन में हो रहे हैं, और टेंट पेगिंग चैंपियनशिप में भारत, रूस, बरतानिया, साउथ अफ्रीका और ओमान की टीमें भी शिरकत कर रही हैं। और कौमी टीम के हवाले से बताएं जी, ओपन ट्रायल में इनके जरिए सेलेक्ट हुई हैं। उसके हवाले से हमारे साथ आयशा अहमद खान मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच आयशा फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो इस मुकाबले के हवाले से हमें बताइएगा कि मुकाबला जारी है, कितनी रुकनी टीम जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। देयर आर 14 टीम्स राइट नाउ इन द ग्रैंड प्रिक्स, और पाकिस्तान, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट पूरा है, एंड एशिया में से देयर आर मेनी टीम्स, एंड ये हमारा पाकिस्तान का दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन दैट वी आर पार्टिसिपेटिंग, सो यस वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। बहुत ज़बरदस्त है। यूजुअली तो हम अगर हमें कोई यंगस्टर, कोई खातून अगर हॉर्स राइडर भी मिल जाए तो हमारे लिए वही बड़ा सरप्राइजिंग होता है आईटी के अंदर। और आप नेज़ाबाजी करती हैं, टेन पेग, ये इतना मुश्किल काम है टेन पेगिंग जो है, और बड़ी बड़ी महारत का काम है, बड़ा दिलेरी का काम है, देखने में आपको देखने में बहुत, और इसको बड़ा पंजाब वगैरह के अंदर बड़ा इसको कंसिडर किया जाता है एक मर्दाना किस्म का खेल। तो हाउ इज द एक्सपीरियंस टू प्ले दिस? देखा जाए तो पाकिस्तान में इट वाज मेल डोमिनेंट, और शुरू से जब से मैं देखती आ रही हूँ तो मैंने मर्दों को ही इसमें कॉमनली देखा है। दिस वाज
to me as well कि जब मैंने देखा कि औरतों के लिए there was a trial for the first time and then like बहुत सारी international openings हुई हैं, national अब बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आगे आने वाले हैं events for the women and I'm very excited about all of them और this is a very good step for all the women in Pakistan. तो तैयारी कैसी है? सिर्फ पार्टिसिपेट करना है आयशा या जितने भी इतने के भी प्लान्स हैं, कैसी तैयारी है? उम्मीद है कि पाकिस्तान will do very good and we're gonna bring medals home. इंशाल्लाह। अच्छा आयशा ये बताएं, ऑब्वियसली हमने कहा कि आपने खुद भी मेंशन किया कि मेल डोमिनेट ये स्पोर्ट था और आपने जब खुद भी देखा तो आपके लिए बड़ी हैरानगी की बात थी, लेकिन दूसरी जानिब ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का काम है। ऑब्वियसली आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपका साइकोलॉजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ट्रेनिंग किस तरह की करती हो आप? बेसिकली जब आप हॉर्स राइडिंग में आते हैं ना तो आपके मसल्स एंड एवरीथिंग दे वर्क देमसेल्व्स। आपको एक दफ़ा आप हॉर्स राइडिंग में यूर गुड एट योर हॉर्समैनशिप तो आपकी स्ट्रेंथ भी खुद ही आ जाती है बिकॉज हॉर्स हैंडलिंग इज द मेन पार्ट ऑफ टेंट पेगिंग। अगर आपको हॉर्स हैंडल करना नहीं आता है यू कैंट डू टेंट पेगिंग ईजीली। तो फर्स्ट थिंग इन टेंट पेगिंग इज हॉर्स हैंडलिंग, उसके बाद फिर यू नो निशाना एंड एवरीथिंग एंड स्पीड एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ साथ साथ आ जाता है। So, yes. तो इसमें मेरे जहन में एक पता नहीं बेवकूफ़ाना सवाल ना लगे लेकिन है तो मैं कर लेता हूँ। तो आप अपने हॉर्सेस जो जारी बात है जिन पे आप ट्रेंड है उनको भी आप साथ लेके जाते हैं जब टीम जाती है या वहाँ पे आपको मुहैया होते हैं? इन कॉम्पिटिशंस में ये होता है कि द हॉर्सेस आर प्रोवाइडेड बाय द होम ग्राउंड। जिस तरह अभी हम जॉर्डन आए हैं तो जॉर्डन ने ही हमें हॉर्सेस प्रोवाइड किए हैं एंड इट्स लाइक कि ड्रॉज होते हैं, कुरानदाजी पे हमारे हॉर्सेस निकलते हैं। वी आर प्लेयर्स so we get 3 horses and 2 run. So have you got your horse over there? I've got our horses and they're very beautiful. दोस्ती हुई है आपकी उससे? First they gave us trial runs and you know थोड़ी familiar करने के लिए हमें अपने horses, when a new rider goes on a new horse उससे familiar होने के लिए भी 1-2 रन जरूर चाहिए होते हैं ताकि horse को भी हमें भी हॉर्स के टेम्परामेंट का पता चल जाए। अच्छा आयशा ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने कहा अब जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो या आप जिस तरह से हॉर्स से फेमिलियर होने की कोशिश करते हो, कि आपने अब तक जितना स्पोर्ट किया है ये, अब कोई ऐसा मोमेंट आपके साथ जब आपको लगा हो कि ये बहुत मुश्किल स्पोर्ट है या कभी हॉर्स ने आपका साथ ना दिया हो या ओवरऑल कभी कोई चैलेंजिंग मोमेंट आपकी इस खेल के जर्नी में आया हो? ये स्पोर्ट है ही ऐसी कि एवरी डे इज अ न्यू डे। हर दिन में एक होगा और यू नेवर नो अबाउट द हॉर्स बिकॉज टेंट पेगिंग एक वाहिद वैसा स्पोर्ट है कि आपको अपनी स्किल के साथ साथ आपको हॉर्स को भी देखना होगा। अगर आप हॉर्स हैंडल नहीं कर पाएंगे आप स्किल पे फोकस नहीं कर पाएंगे। एंड यस मेरे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है। वी हैव गुड डेज, वी हैव बैड डेज एंड पाकिस्तान में स्पेशली वी ट्रेन ऑन वेरी रफ हॉर्सेस, देसी हॉर्सेस जो के मामले में तो So if I ask you Aisha, what was the worst day you faced so far in this journey? I'll say the day that I first came on my training camp because I learned tent pegging in a week and then came for trials and fortunately I got selected. And after that my first day at camp was very rough on me because you know when I saw the competition and everything and I was lacking behind. But then you know we caught up because वो फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग ऑलरेडी होता है। अभी एक तो हमें बहुत अच्छा लगा जब हमने सोशल पे ये स्टोरी देखी कि आप लोग गए हैं खेलने के लिए, फिर हमने कहा कि हम आपको रीच करेंगे और आपसे ज़रूर बात करेंगे। सो यू वन ऑफ द टीम मेंबर्स, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं। इन दी एंड मुख्तसरन जो किसी को अगर आप पुश करना चाहती हैं, आप समझती हैं कि जो लड़कियाँ, स्किल तो सबके अंदर होती है, आई बिलीव कि सबके अंदर स्किल होती है, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। जो लोग ये करना चाहते हैं उनको कुछ सजेशन, कोई गाइडलाइन आयशा, अच्छा कुछ that for the girls in Pakistan they should get into horse riding. Horse riding is a very good sport और अब तो इतनी ज़्यादा opportunities आ रही हैं कि horse riding में not even tent pegging और polo, horse show jumping और बहुत सारी equestrian sports and our federation, Equestrian Federation of Pakistan supports girls very much and they've been very accommodating. So I'll just say all the girls that push yourselves. ज़बरदस्त। आयशा अब जब आपने ये sport start किया था फैमिली की सपोर्ट, ऑब्वियसली आपको घर से इजाज़त मिलना और फिर आपने जाना है इंटरनेशनल मुकाबलों में, वहाँ कम्पीट करना है, सो इजाज़त का कोई मसले मसाइल तो नहीं हुए? मामा की तरफ से मसाइल नहीं हुए? यूजुअली बहुत होते हैं पाकिस्तान में लड़कियों को, बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर मी माय फैमिली, माय फादर हैज बीन वेरी सपोर्टिंग टू मी एंड आई तो उन्होंने मुझे जो मैं अभी यहाँ हूँ दैट इज बिकॉज ऑफ माय फादर्स पुश एंड थोड़ा मामा की तरफ से होता रहता है कि एजुकेशन एंड एवरीथिंग वो साथ। तो आयशा मैनेज कैसे करेंगे एजुकेशन को साथ साथ? Plus, I'm missing my university classes. I just got into my university. I completed my FSc right now, and but
साथ साथ इंटरनेशनल इवेंट्स पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, नेशनल में इट्स वेरी तो अकोमोडेटिंग। जिस दिन कोई इंजरी वगैरह हो जाती है या कोई रफ डे आपका होता है तो फिर बाबा को सुननी पड़ती है मामा से आपके बिहाफ के ऊपर कि आपकी वजह से हो रहा है ये, बच्ची बिगाड़ दी आपने। बच्चे होते हैं तो मामा ही थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, बट देर ओके विद मी नाउ बिकॉज आई हैव बीन राइडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे नो ओके। मतलब उन्हें आदत हो गई है आपके हो गई। अच्छा, आखिर में अब ये हमें बता दें कि इस स्पोर्ट का फ्यूचर आप पाकिस्तान में क्या देख रही हैं, खासतौर पे फीमेल्स के हवाले से, इस हवाले से कुछ कह दीजिए। I think so कि आगे there's a very bright future for us because अब Equestrian Federation, because we're the first team and हमारे बाद there are many international events coming, there are going to be more international teams, इंशाल्लाह और select होती जाएंगी and there's a very bright future and a very interesting future in this. So yes. इंशाल्लाह। Thank you very much, बहुत शुक्रिया। आयशा अहमद खान हमारे साथ मौजूद थी और टेंट पेगिंग के मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। आयशा, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अपनी बाकी टीम मेंबर्स को भी आपने जरूर विश करना है और हम चाहेंगे कि आप लोग टाइटल जीत के वापस आए तो आपको एक और वेलकम दें यहाँ पे ऑन स्क्रीन, आपसे जरूर बात इंशाल्लाह फिर हम सबको बुलाएंगे, आप सबको डेफिनेटली। आयशा अहमद खान हमारे साथ मौजूद थी और टेंट पेगिंग कह रही थी अच्छा स्पोर्ट है, खवातीन को इसको ऑप्ट करना चाहिए और पाकिस्तान में इसका फ्यूचर अच्छा है। अगर आप हॉर्स राइडिंग की तरफ ही आते हैं तब भी आप बहुत एक्सेल कर सकते हैं। हमने जितनी यहाँ पे खवातीन अचीव करने वाली देखी हैं, ऑलमोस्ट इट्स बीन मोर देन 2 years हम एक्सप्रेसो कर रहे हैं और इतने ज्यादा लोग आए हैं, हमने कोई ऐसी फीमेल प्लेयर या किसी फील्ड के अंदर नहीं देखी जिन्होंने कुछ अचीव किया और उनको उनके फादर की सपोर्ट ना हो या फैमिली की ना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपनी डॉटर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जब आप अपनी डॉटर्स को उस तरीके से बैकअप सपोर्ट देते हैं तो दे प्रूव देमसेल्फ। ये कहने का मतलब ये कि हाँ एक्सेल, आप उन पे ट्रस्ट करें, जो वो करना चाहते हैं आप उन्हें करा के देखें और प्लीज इस जुमले से निकल आए कि तुम तो लड़की हो, तुम नहीं कर सकती। ये लड़कियां हैं जो करी, हम इसीलिए लेके आते हैं कि आपको पता लगे कि जहाज तक तो उड़ा रही हैं लड़कियां, टेंट पेगिंग तक तो कर रही हैं, अब और क्या करें, हर काम करेंगी ये लड़कियां। तो आपने अपनी बच्चों को सपोर्ट करना है, तभी वो इस तरह से एक्सेल कर सकती है। उन्हें कॉन्फिडेंस दें, उन पे कॉन्फिडेंस करें, तभी तो वो आगे जाएंगी और इतना इंटरनेशनल दुनिया का नाम रोशन करेंगी। अच्छा जनाब, जाते जाते प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन सैलाब के हवाले से सैलाब के हवाले से हम आपको दोबारा कहेंगे कि प्लीज जितनी मुमकिन हो सके लोगों की हेल्प करें। उसके साथ साथ डेंगू है, मलेरिया है, कोविड है, सबसे महफूज रहें। और हमारी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा। यस, कल और परसों बेस्ट ऑफ। हैप्पी वीकेंड एंड अल्लाह हाफिज।